हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में मतगणना कार्य का। कि हमारे बहुत सारे साथी जिनकी मतगणना कर्मचारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है, वो जानना चाहते हैं कि हमें वहाँ पे क्या करना है, हमारे लिए क्या सामान्य दिशा निर्देश हैं। तो उनके लिए हेल्प के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतगणना जो स्थल होगा वहाँ पे कौन कौन उपस्थित रह सकता है। तो वहाँ पे सिर्फ दो तरह के लोग ही उपस्थित रह सकते हैं, या तो मतगणना से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, और या फिर वहाँ पे जो भी उम्मीदवार है उसका कोई एजेंट या निर्वाचन एजेंट हो सकता है। मतगणना का जो टेबल होगा वहाँ पे दो तरह के लोग होंगे, या तो पर्यवेक्षक होगा जो लिखा पढ़ी सारी करेगा मतगणना की, और या उसके साथ के कर्मचारी होंगे जो मतगणना का कार्य करेंगे। इस तरह से मतगणना का जो हॉल होगा वहाँ पे आपके मतगणना कर्मचारी, पर्यवेक्षक और उसके बाद अधिकारी मौजूद रहेंगे। सामान्य अगर बात करें तो अभिकर्ता जो मतगणना बनाए जाएंगे एजेंट, उसमें एक टेबल पे वो एक एजेंट कोई भी उम्मीदवार बना सकता है। वो खुद मौजूद हो सकता है अपने आप को के रूप में, या अपना एक गणना अभिकर्ता बनाएगा या निर्वाचन अभिकर्ता बना देगा, और वो उसकी वहाँ पे निगरानी काउंटिंग की करने के लिए वहाँ मौजूद रह सकता है। वो पहले से उसके लिए उसको सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी, जो भी आवश्यक कागज़ है वो बनवा लेगा। सबसे मुख्य दिशा निर्देश ये है, अगर 7 नंबर देखें तो, कि अगर कोई भी जो एजेंट बनता है वो एक बार मतगणना का जो भी सेंटर बना हुआ है वहाँ पे आ जाता है तो मतगणना पूरी होने तक वो बाहर नहीं जा सकता है, और अगर बाहर चला जाता है तो उसे दोबारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये है उनके लिए मुख्य बिंदु। अब बात करते हैं मतगणना व्यवस्था के बारे में। सामान्य निर्देश समझ लेते हैं। तो जो जैसे आप जानते हैं कि जैसे आप पार्टी गई थी ब्लॉक से, उसी तरह से हर ब्लॉक पे विकास खंड पे ही काउंटिंग होगी। वहाँ पे कोई कॉलेज कोई स्कूल होगा जहाँ पे चारों पद जो हुए हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य, चारों की एक साथ गणना की जाएगी। और ये सब जानते हैं कि चारों तरह के बैलेट पेपर एक ही बैलेट बॉक्स में डाले गए थे, तो उनको एक साथ ही गिना जाएगा। तो एजेंट की नियुक्ति कर दी जाएगी। आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। जो भी वहाँ पे आवश्यक जो भी आपके लिए दिशा निर्देश हैं आपको दे दिए जाएंगे। पानी की, बिजली की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे पहले से ही कर दी जाएंगी, जनरेटर वगैरह की। हमारी ड्यूटी कैसे लगेगी? ड्यूटी शिफ्टवार लगेगी, 12-12 घंटे की। कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई है सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 12 घंटे की। उनकी जब शिफ्ट पूरी हो जाएगी और अगली शिफ्ट का जब मतगणना करने वाला कर्मचारी आ जाता है तो वो वहाँ से हट सकते हैं। फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक उनकी ड्यूटी रहेगी। तो इस तरह से 12-12 घंटे की रोटेशन पे ड्यूटी रहेगी। फिर वो सुबह वाले आ जाएंगे, फिर अपना अगर बच जाती है तो फिर वो सुबह 8 बजे आके फिर से अपना काम संभालेंगे। तो इस तरह से ये मतगणना का कार्य चालू करना है। अब इसकी बात अगर करें कुछ और निर्देश की, जैसे मतगणना जहाँ भी व्यवस्था करी जाएगी वहाँ पे मतगणना के जो स्थान होगा वहाँ पे कुर्सियों वगैरह की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो उनके लिए जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से करी जाएंगी। कुर्सियाँ लगी होंगी, पानी की व्यवस्थाएं होगी, बैठने की व्यवस्थाएं होंगी। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं उनके लिए पहले से रहेंगी। अब अगर बात करें मतगणना के सामान्य काम क्या होगा। सामान्य तो मतगणना में सबसे पहले पेटी लाई जाएंगी। जैसे आप जानते हैं पेटी लाई जाएंगी, आप एजेंट्स को दिखा देंगे कि वो सील बंद हैं, जैसे लाई गई थी उसी तरह से हैं। फिर उसके बाद उनको निरीक्षण करा दी जाएगी अच्छी तरीके से, उम्मीदवार को भी उनके एजेंट को भी, कि अब ये देख लीजिए सारी मुहर वगैरह पहले से जैसे लगी थी वैसे ही है। अगर उन्हें कोई उससे दिक्कत है तो उससे आपके जो है अधिकारी से उसके बारे में लिखा पढ़ी कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में संतुष्ट हो जाते हैं तो आप आगे की प्रक्रिया करेंगे, कि उनको बता देंगे कि ये पूरी गोपनीयता रखनी है। उसका जो भी है गोपनीयता की, एक मतदान गोपनीयता का जैसे होती है वैसे यहाँ भी गोपनीयता बनाए रखने की एक वो पूरा वो है, उसे आप पढ़ के सुना देंगे। इसके बाद अब मतगणना का कार्य चालू करा जाएगा, सबसे मुख्य काम। तो यहाँ पे आपको समझना है सारा क्या है। तो जैसे ही मतपेटियाँ आ जाएंगी, अब आपको मतपेटियाँ खोलनी है और उसमें से उनको सील चेक कराने के बाद सारे बैलेट पेपर बाहर निकाल लेने हैं और उन्हें दिखा देना है कि अब इस मतपेटी में कोई भी मत
मतपत्र नहीं है। जो भी एजेंट या जो भी मौजूद हैं अच्छी तरीके से चेक कराने के बाद उनको सारे मतपत्र जो भी होंगे, क्योंकि आपके पहले बताया जा चुका है कि एक ही पेटी में आपकी मतपत्र पड़े हैं, तो सारे मतपत्र आपके चारों पदों के एक साथ सामने आ जाएंगे। तो आपको उनको सब निकाल लेना है, खाली पेटी एजेंट्स को चेक करा के रख देना है, पहला काम करना है। अब इसके बाद बात करें करना क्या है, तो पेटी से मतपत्र निकालने के बाद आपको सबको 50-50 की पहले गड्डी में बनाना है। उससे पहले अगर आपके देख लेना है कि अगर आपके यहाँ पे बूथ पे जो ग्राम पंचायत सदस्य के एक से ज़्यादा वार्ड थे, देख लें अगर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि एक मतदेय स्थल पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य का वार्ड था, तो फिर आप कैसे देखेंगे, तो जो पीछे आपने मुहर लगाई गई थी 50 सुभेदक वाली, वहाँ पे देख के वार्ड वहाँ पे पड़ा था, तो उसके हिसाब से वार्ड अलग अलग कर लेंगे। तो वार्ड के अलग कर लेंगे, किस वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य का कौन सा है उसके हिसाब से अलग कर लेंगे। बाकी प्रधानी और ज़िला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य के अलग अलग करके बिना अभी उम्मीदवार के गड्डियाँ बनानी है। पहले 50-50 की गड्डियाँ बना लेंगे और उसके बाद उनको सबको अलग अलग कर लेंगे। इसी तरह से अगर बीडीसी में भी आपके वहाँ किसी बूथ पे एक से अधिक हैं तो उसके पीछे देख के उनको भी अलग अलग गड्डियाँ बना लेंगे। तो सबसे पहले गड्डियाँ बना के उनको अलग कर लेंगे पदों के हिसाब से कि किस पद के लिए कौन सी गड्डियाँ हैं। ये काम पूरा होने के बाद अब आपको गिनती करना है पद के हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखने हैं कि आपको समझना है कि कौन से बैलेट पेपर वैध हैं और कौन से अवैध हैं, क्योंकि वैध आपको हटाने हैं और अवैध हटाने हैं, फिर आपको वैध गिनने हैं 50-50 की जो आपने गड्डी बनाई है। तो अब आपको वैध मत समझने हैं, तो उसमें आपके देखेंगे बहुत सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आपको निम्न यहाँ पे 8 पॉइंट दे दिए गए हैं कि क्या है, जैसे कौन कौन से इन मतपत्र के आधार पे आपको ये मतपत्र के तरीके दिए हुए हैं कि जब सामने की ओर कोई भी निशान ना लगा हो, निशान उसके दिए गए उपकरण से भिन्न उपकरण तरीके से लगाया गया हो, ये इनमें से अगर कुछ है तो मतपत्र इनवैलिड अवैध माना जाएगा। जब निशान खाली स्थान पर पृष्ठभाग पर पूरी तरह से उपेक्षित लगा हो, जब 2 या अधिक स्थान पर लगा दिया हो, उसके बाद कहीं पे जब मतपत्र इतना कटापटा हो कि पहचान ना करी जाए, प्रमाणित ना हो, पीछे मुहर साइन ना हो और निशान कई जगह लग गया हो, तो ये सारे अगर कारण कोई भी मिलता है तो ये मतपत्र इनवैलिड अवैध माना जाएगा और उसे आप अलग निकाल के रख देंगे और वैध अवैध अलग अलग छांट लेंगे। तो इस तरह से आपने छांटना शुरू कर दिया। अब उनके बाद क्या करना है, मतपत्रों को उम्मीदवार को दिए गए मतों के अनुसार छांटना है। अब आप फिर उसके बाद जब वो अलग कर लेंगे, अब आप उम्मीदवार के हिसाब से गड्डियाँ बनाना शुरू कर देंगे 50-50 की गड्डियाँ बनाते जाएंगे और उसके बीच में कुछ मतपत्र के जो है लेखा होते हैं जो कुछ तो वो आपका पर्यवेक्षक साथ में बनाता जाएगा। वैध मतपत्र को एक साथ बांध दिया जाएगा और उस पर गणना पर्ची लगा दी जाएगी। तो ये हो जाएगा। फिर अगर देखें 6 में क्या कह रहा है, मतपत्रों की गणना के बाद ग्राम पंचायत के सदस्य व प्रधान के मतों का विवरण क्रमशः भरा जाएगा। तो वही है, आप सीरियल में चलेंगे, सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य, फिर प्रधान का, फिर उसके बाद बीडीसी का, फिर जिला पंचायत सदस्य, इस तरह से एक एक करके पद के हिसाब से आप गिनती करके 50-50 के बंडल बनाते जाएंगे और जो सबसे आखिरी में जितना भी बचेगा उस बंडल पे पर्ची लगा दी जाएगी कि इसमें इतने मत हैं, जो 50 से अगर कम होते हैं तो। अब उसके बाद मतपत्र क्या कह रहा है, तमाम सारे मतपत्र जहाँ देना चाहता है बस उम्मीद मत की गणना की जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रहा है, उसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले जैसे कह रहा है मतपत्र के उम्मीदवार के प्रतीक के सामने चिन्ह लगाया जाना है, नियमों के यही अनिवार्य है, केवल चुनाव चिन्ह के ऊपर ही मोहर लगा। यदि चिन्ह अन्यंत्र लगा है और ये उचित रूप से स्पष्ट है कि वो खास उम्मीदवार को मत देना चाहता है तो उसे मत को वैध माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ये बता रहा है कि अगर कहीं पे चिन्ह के आगे पीछे भी लगा है तो वो वैलिड ही रहेगा। और कुछ इसी तरह से पॉइंट हैं, कहीं पे एक से ज़्यादा लग गया है, एक ही खाने में 2 बार लग गया है तो वो भी वैलिड होगा। अगर आपका जो है हल्का लगा है मुहर, एरो जो कहते हैं जो ना एरो क्रॉस मिली थी वो भी लगा है। तो इस तरह से तमाम सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जिन स्थिति में आपको वोट को इनवैलिड नहीं मानना है वो वैलिड ही रहेगा। तो इस तरह से कुछ स्थिति हैं, जैसे
पीछे अब जैसे छा देख लें कि अगर पीछे मुहर नहीं लगी है, सुभेदक साइन नहीं है, तो वो फिर इनवैलिड मान लिया जाएगा। किसी के साथ प्रतिपर्ण पूरा आ गया है तो वो विधिक रूप से इनवैलिड ही वो भी माना जाएगा। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे अब ये पहला है, मतपत्र के किसी प्रत्याशी के प्रतीक के निर्धारित खाने के एरोक्रास मुहर का निशान तो लगा है, लेकिन अब अंगूठे का निशान भी लगा है। तो अंगूठे का निशान भी लगा है तो वो ये देखा जाएगा कि अंगूठे का निशान लगाया गया है कि भूल से लग गया। जैसे उसने अपनी अंगूठा लगाया प्रतिपर्ण पे और गलती से हल्का सा कहीं लग गया तो वो वैलिड ही रहेगा। और अगर उसने जानबूझ के कहीं पे अंगूठा लगाया है निशान के लिए तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से तमाम सारे पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक करके इनको पढ़ना है और इसी के हिसाब से वहाँ पे हमारी जो भी मतगणना होगी वो प्रक्रिया चलती रहेगी। अब अगर कहीं पे जैसे आपने गणना की और उससे किसी एजेंट को समस्या है, वो चाहता है पुनर्गणना करना, तो फिर आपके अधिकारी से संपर्क करेगा। वो देखेंगे कि उसकी बात में कितनी वास्तविकता है, उसके अनुसार निर्वाचन अधिकारी उसका निर्णय लेगा कि पुनर्गणना की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इस तरह से गणना पूरी हो जाएगी, आप बंडल बना लेंगे। ये बैठने की प्रक्रिया है, जो एक है एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरह से बैठने की व्यवस्थाएं वहाँ हो सकती है। येलो जो बना होगा वो टेबल होगी, उसमें एक पर्यवेक्षक और उसके मतगणना कर्मचारी होंगे, उसके पीछे मतगणना सहायक बैठेंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे। इस तरह का भी हो सकता है और ये इस तरह का हॉल भी हो सकता है। मतगणना हॉल पूरा बन सकता है, तो जो जैसे 3-3 की दिखाई गई है, एक तरफ 3 टेबल लगी हुई है पीली, दूसरी तरफ भी 3 है, तो ये टेबल होंगी मतगणना कर्मचारियों वाली। उसके सामने जो बॉक्स बने हुए हैं छोटे छोटे बॉक्स, ये हैं एजेंट जो होंगे, जो उम्मीदवार के होंगे या उम्मीदवार खुद वहाँ खड़ा होकर देख सकता है पूरी प्रक्रिया को। और आपके जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे उनके भी बैठने का स्थान उसी हॉल में होगा, वो पूरी प्रक्रिया का ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे और कोई भी समस्या आती है तो उसका निराकरण करेंगे। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया ये बैठने की होगी। आपके सामने ऐसा एक फॉर्म होगा जिससे देख के आप समझ सकते हैं कि कौन किस किस हाल में कोई भी वोट इनवैलिड हो जाएगा। कोई निशान नहीं लगाया जैसे तो वो इनवैलिड है। जैसे ये दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, निशान इस प्रयोजनार्थ दिए गए उपकरण से नहीं लगाया। एरोक्रास जो दी गई थी उससे नहीं लगाया और उसने वहाँ पे अंगूठा लगा दिया, तो एरोक्रास वाला ही वैलिड होगा। अगर उसने अंगूठा लगा के वोट दिया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। निशान खाली स्थान पे लगा दिया गया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। 2 प्रत्याशियों में लगा दिया गया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसके बाद लेखन के मतदान की पहचान, वो निशान लेखन से, यानी उसने कुछ ऐसा काम कर दिया, नाम लिख दिया, कुछ कर दिया, तो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो मतपत्र कटा फटा है, प्रमाणित नहीं है, इन सब स्थिति में वो वोट इनवैलिड माना जाएगा। इस तरह का प्रपत्र होगा। जैसे एक ये है प्रधान के लिए, तो पहले उम्मीदवार का नाम क्या है, उसका चिन्ह क्या है और फिर उसको कितने वोट पड़े। तो इस तरह से हर टेबल पे ये भर भर के पर्यवेक्षक जो है भरते जाएंगे कि हमारी टेबल पे ये उम्मीदवार के नाम है, ये उनके चिन्ह हैं, उनको इतने इतने वोट मिले हैं। तो ये सारे ऐसे एक 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 हर टेबल पे भरे जाएंगे और फिर एक ये इस तरह का जो कंसोलिडेट हो जाएगा, यानी सारा मिला लिया जाएगा हर टेबल पे कि उम्मीदवार का नाम क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है। अब फिर टेबल पे, पहली टेबल पे उसको कितने मिले, दूसरी टेबल पे उसके कितने वोट निकले। तो इस तरह सारी टेबल के सारे जोड़ लिए जाएंगे और योग निकाल लिया जाएगा। तो जब योग आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले और कौन विजेता रहा। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद ये इस तरह का एक सर्टिफिकेट आता है जो आपका वहाँ पे अधिकारी होगा, निर्वाचन अधिकारी, इस तरह के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उसको दे देगा पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद कि हाँ पूरी प्रक्रिया ठीक से पालन कर लिया गया है, तो वो उसको विजेता घोषित कर देगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया। इसको बहुत ही सावधानी से वीडियो को देख लें, जहाँ पे पॉइंट आपको डाउट हो वहाँ स्क्रीनशॉट लेके उसे पढ़ के देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपकी हेल्प के लिए एक और वीडियो अवेलेबल है कि बैलेंस लाइफ कैसे जिएं, तो इसे भी ज़रूर जब भी टाइम मिले देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।